Hello, Congregate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सो यहाँ पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड की। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बीकॉम सेमेस्टर थर्ड देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड यहाँ पर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका जो भी सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का उसको स्टार्टिंग से कंप्लीट किया है एंड आपको जो भी वीडियो देखनी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में है वो सारे ही कंप्लीट करेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से रिलेटेड एंड देन नेक्स्ट वीडियोस में हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। सो आपको अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है देन आप पूरी प्लेलिस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं जिसमें आपको हर एक टॉपिक आपके सिलेबस का इजीली मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर 1991। 1991 के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो जो लो हुई थी उसकी क्या वजह थी, क्या कॉज थे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पॉइंट तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिंस 1991। 1991 से इंडियन इंडस्ट्री में जो भी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वो देखेंगे। देखो इंडस्ट्री क्या है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भी हमारा इंडस्ट्री है वो क्या है, जो भी प्रोड्यूसर इंडियन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे सारे आते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज की टू एन इकोनॉमीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे तीन टाइप के सेक्टर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो सारे सेक्टर्स का मिला के टोटल हमारा इकोनॉमी का होता है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, जिसमें सारे सेक्टर की जितनी ग्रोथ हो रही है उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी तब भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी तब भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एंड सर्विस सेक्टर में होगी तब भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि सारे सेक्टर जो है उन सबकी मिला के हमारी इकोनॉमी की होती है। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1952 विद द पब्लिक सेक्टर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 1952 में जिसमें क्या था, पब्लिक सेक्टर जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इकोनॉमी में। ठीक है, कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। As part of this strategy, restrictions were imposed on private industrial activity and a wide variety of license and permits were introduced to regulate the private sector. अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर जो था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, सो यहाँ बोला है इस स्ट्रैटेजी का पार्ट होते हुए जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर था, एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है जो हमारा गवर्नमेंट का होता है, एंड प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है, चला सकता है उसको। ठीक है, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी कंपनी बना सकता है। अब इस पे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था, तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ठीक है, एंड उनको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत होती थी, बहुत सारी परमिट्स की जरूरत होती थी, जिनको जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टार्ट करने के लिए उसकी जरूरत है, लाइसेंस चाहिए एंड परमिट्स चाहिए। ठीक है, क्यों? अब देखो भाई, हमारे दो सेक्टर है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में आती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो पब्लिक सेक्टर में। अब देखो भाई कि ग्रोथ इकोनॉमी की जो किसके ऊपर डिपेंड है कि जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का होगा, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए ये सारी चीजें करी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम हो जाए। ठीक है भाई, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, कई सारी ऐसी चीजें लगा दोगे, कई सारे लाइसेंसेस वहां पर बोल दोगे कि ये सारे चीजों की
रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंडस्ट्री ओपन करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, तो बहुत सारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, वो इन चीजों की वजह से रुक जाती हैं। एंड उससे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है, आफ्टर 40 years of planning, the dismal performance of industrial sector forced the government to change the strategy and opt for liberalization in 1991। अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी बनी थी, तो 40 साल बाद, आफ्टर 40 years यहाँ बोला है, 40 years की प्लानिंग के बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो गवर्नमेंट जो है उसको चेंज करेगी, उस स्ट्रैटेजी को, एंड किस चीज को अडॉप्ट करेगी, लाइबरलाइजेशन को। 1991 में ये हुआ। लाइबरलाइजेशन क्या होता है, लाइबरलाइजेशन का मतलब है, लिबरल का मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन लाना मतलब स्वतंत्रता लाना। ठीक है, किस चीज को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, ट्रेड को लेकर। A new set of policies were adopted that aim at encouraging the private enterprise and promote industrial activity। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक ऐसी पॉलिसीज का सेट लाया गया, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई जिसमें क्या था, ये एम किया जा रहा था कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करें। ठीक है, पहले क्या था यहाँ पर 1952 में क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बट प्राइवेट सेक्टर को क्या किया जा रहा है, उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है कि भाई आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। बट 40 इयर्स के बाद यहाँ पर ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इनकरेज किया जाए कि भाई आप भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको प्रमोट किया जाए। तो इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये सारी पॉलिसीज लाई गई कि न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज बोला गया है। तो न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज मतलब कि ऐसी पॉलिसीज का सेट बनाया गया, कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के लिए, इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए प्रमोट हो। ठीक है, To understand the impact of this policy, we shall examine the growth and diversification of Indian industry since 1991। इसको समझने के लिए, इसका इम्पैक्ट जो था पॉलिसी का, उसको समझने के लिए हमें पहले ये एग्जामाइन करना पड़ेगा कि कितनी इंडियन इंडस्ट्री की 1991 से ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था कि भाई इंडस्ट्री क्या होती है, इंडियन इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई, किस तरीके से डाइवर्सिफाई हुआ। अब देखो, पहले बोला था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही उसका ज्यादा वो था कि पब्लिक सेक्टर से ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे कि प्राइवेट सेक्टर से वहां पर इंडस्ट्रीज एक्टिविटी नहीं कर सकते। बट डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ का मतलब यहाँ क्या है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर बोला गया कि आप इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा वो ग्रो हो। ठीक है, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर 1991। 1991 के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो क्यों कम हो गई, क्या वजह थी इसकी। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज दैट एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर सिंस 1991। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ देम। अब बहुत सारे कॉजेज यहाँ पर हो सकते हैं, बट कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं कि ग्रोथ जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की 1991 से कैसे हुई। ठीक है, So first one is, with the opening of economy, the industrial sector has faced the competition from foreign producers। अब यहाँ पर क्या बोला, क्यों लो हुई, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आ गया। ठीक है, कंपटीशन जहां आ जाएगा वहां पर ग्रोथ लो हो जाएगी। एंड कंपटीशन किससे हुआ, फॉरेन प्रोड्यूसर्स, जो दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर्स थे, दूसरी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट बना के इंडिया में ला रहे थे, जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स थे वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उससे कॉम्पिटिशन हुआ यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपटीशन फेस करना पड़ा। एंड देन सेकंड, आफ्टर 1991 द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन। जो पब्लिक सेक्टर था उसका इन्वेस्टमेंट जो था इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कम होने लगा। ठीक है, कि जो पब्लिक सेक्टर पैसा लगा रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसमें वहां पर डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा। द मार्केट वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड दीज यूटिलिटीज, एज रिजल्ट देयर डेवलप एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें क्या हुआ, मार्केट ने सपोज किया कि ये यूटिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, बट रिजल्ट क्या निकल के आया कि डेवलपमेंट जो था उसमें ये सारे एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो थी उनकी
की शॉर्टेज रही। एंड थर्ड वन इज ड्यू टू स्टॉक मार्केट स्कैम इनिशियली फर्म फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टॉक मार्केट स्कैम हुए कुछ, उसके चलते यहाँ पर इनिशियली ये फर्म्स ने पाया कि मतलब जो नेसेसरी फंड है, जो जरूरी जितना फंड चाहिए होता है, जितना इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है स्टॉक मार्केट से, तो वो यहाँ पर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फोर्थ वन इज लो एंड एरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन इन द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अब देखो भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर होती है मैन्युफैक्चरिंग। एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, ये होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एग्रीकल्चर जो हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, ठीक है, एंड जो भी ग्रेन्स या जो भी चीज की क्रॉप हो रही है वहां पर, फिर उनसे फिनिश गुड बनने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका होना होता है, ठीक है। उसके बाद जाके सर्विस सेक्टर में जाता है, उसके बाद वहां पर सेल होती है। तो यहाँ बोला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा लो हो रहा था, उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं हो रही थी, एरेटिक था, इरेगुलर था, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे इंडस्ट्रियल गुड्स में, ठीक है। तो इसके ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी 1991 के बाद वो कम हो गई थी, ठीक है, लो हो गई थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो यहाँ पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई 1991। The watershed of Indian economic policy was on July 25th, 1991. कब लाई गई, 25th जुलाई को 1991 में, when then Finance Minister Dr. Manmohan Singh announced the new industrial policy NIP 1991. उस टाइम जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तब फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, एंड उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वहां पर अनाउंस की, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही ये चीज अनाउंस करते हैं। दिस पॉलिसी एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इंडस्ट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी एंड फैसिलिटेट द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पर इस नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें क्या चेंजेस थे, क्या चीज नई थी, तो इस पॉलिसी में ये एम किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था ये था कि इंडियन इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया जाए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ठीक है, मतलब पूरे ग्लोब में जितनी भी इकोनॉमीज है, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन किया जाए इसका, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है उसका गेन यहाँ पर लिया जाए, उसका फायदा लिया जाए। द वॉच वर्ड्स ऑफ दिस पॉलिसी आर, मतलब वॉच वर्ड्स, मेन वर्ड्स जो थे इस पॉलिसी के वो क्या क्या थे, फर्स्ट वन इज लाइबलाइजेशन, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। अब मीनिंग क्या होता है इनको वो देखेंगे हम। Thus, this strategy, rapid economic development through industrial development, was also called the LPG strategy. और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को जो था वो क्या नाम दिया गया, LPG स्ट्रैटेजी। LPG क्यों, L से लाइबलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन। लाइबलाइजेशन के बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। लाइबरलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हम फ्रीली कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लिबरल है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया गया। एंड ग्लोबलाइजेशन कि आप पूरे ग्लोब में कहीं भी जाके जो अपना ट्रेड है वो कर सकते हैं इजीली पूरे ग्लोब में, मतलब यहाँ पर इसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा, ठीक। फॉलोइंग आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट थे इस स्ट्रैटेजी के, वो क्या थे, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्वेशन होता है इंडस्ट्रीज का उसको खत्म किया जाए, डी रिजर्वेशन किया जाए इंडस्ट्रीज का। देन सेकेंड इज एबोलिशन ऑफ MRTP एक्ट। MRTP एक्ट मतलब मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो एक्ट था MRTP एक्ट उसको एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। एंड थर्ड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कहीं से भी हम फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया से हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जैसे अभी प्रीवियसली हमने बात की कि पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंस दी गई थी उस टाइम में, तो पब्लिक सेक्टर को जब इंपॉर्टेंस दी गई तो वहां पर प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया था। पब्लिक सेक्टर्स को वहां पर बहुत सारी चीजें देनी होती थी, लाइसेंस देना होता था, परमिट लेना होता था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करने के लिए। तो जो लाइसेंस लेने होते थे, जो भी परमिट्स लेने होते थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के लिए, उसको खत्म किया गया। रीवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर,
और पब्लिक सेक्टर को इंप्रूव किया गया, यहाँ रिवैम्प किया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनको प्रमोट किया गया। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई उसमें पहले की जो सारी चीजें थी उनको खत्म किया गया एंड जो उसको इंप्रूव कर सकते थे, जिस तरीके से उसको और बेटर बना सकते थे, वो इसमें किया गया कि भाई जो भी लाइसेंस थे वो उसको खत्म किया गया। जो भी छोटे इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको वहां पर प्रमोट किया गया, बढ़ाया गया, जिससे इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। सो ये थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की। एंड देन हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी क्या थी। द स्मॉल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल सेक्टर जो है, स्मॉल सेक्टर मतलब हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें आती हैं, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं बट इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। दिस सेक्टर हैज बीन ट्रेडिशनली लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। इसको क्या बोला गया है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दिस सेक्टर कंसिडर टू बी लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर लेसर कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड लेबर। आप देखो यहाँ पर क्या बोला है कि लेबर इंटेंसिव होता है। हमारे दो तरीके के सेक्टर में कंसिडर किए जाते हैं वर्क जो होते हैं। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। क्या फर्क होता है दोनों में, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो वर्क होते हैं उसमें जो सारे काम होते हैं वो लेबर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसके द्वारा वहां पर सारे काम किए जाते हैं। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो यूज की जाती है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ये किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री है उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी चीजें वहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी किसके थ्रू होती है, मशीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट भी इतना ज्यादा नहीं लगाते हैं लोग, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा उसमें नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पर मशीन्स को, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब यूज करेंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इंप्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड लेसर कैपिटल जरूरत होती है। कैपिटल मतलब अब यहाँ पर ये वाला कैपिटल नहीं है, कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेफिनेशन दे कवर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दे आर डिफाइंड एज अंडर। अब देखो हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है। अब इसमें क्या बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज दोनों को ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कवर कर लेती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है, अ यूनिट विद एन इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख इज डिफाइंड एज माइक्रो एंटरप्राइज। 25 लाख से जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा वो हमारी कहलाएगी माइक्रो इंटरप्राइज, ठीक है। स्मॉल में हमारी माइक्रो इंटरप्राइज भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी बिजनेस यूनिट जिसमें 25 लाख से पैसा ज्यादा नहीं लगा हुआ हो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्सन है, उसने 20 लाख रुपए लगा के अपना कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ नहीं है। देन सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, अ यूनिट विद एन इन्वेस्टमेंट बिटवीन 25 लाख टू 5 करोड़ इज डिफाइंड एज स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइज हम किसको बोलेंगे, जहां 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक पैसा लगा हुआ, क्योंकि 25 लाख से अगर कम होगा तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे कि भाई बहुत छोटा है लेकिन आता वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही है, ठीक है। तो 25 लाख से 5 करोड़ तक अगर किसी ने किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाया है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटरप्राइज। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे आपने देखे होंगे स्मॉल स्केल सेक्टर के जो होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई तो इतना मतलब कम भी नहीं लगाते हैं लोग पैसा कि 5-10 लाख लगा दिया। 25 लाख से 50 लाख, 1 करोड़, ठीक है, इस टाइप का जो पैसा लगा हुआ होता है बिजनेस में, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है।
तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ा हमने, एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में। जैसे अभी बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो भी ग्रोथ होती है वो सारा किसमें कॉन्ट्रीब्यूट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। देन सेकंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी हमने देखा कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। एंड थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल करना, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल, यहाँ पर कैपिटल का और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो होते हैं उसका यहाँ पर मोबिलाइजेशन होता है। एंड प्रॉब्लम्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो भी देख लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब भाई पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो होंगी, कम पैसा लगा हुआ होगा तो शॉर्टेज हो जाती है रॉ मटेरियल की। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं वो पैसा लगाना नहीं चाहते हैं ज्यादा, मतलब एक तरीके से लोग ये सोचते हैं ये एक खर्चा है, वेस्टेज है, ठीक है। एंड देन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एक हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाती है तो वहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट, एडिक्वेट क्रेडिट जितना उनको चाहिए होता है, उधार जितना चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता, उसकी कमी से वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991 में कौन सी पॉलिसी आई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेके थी, उसमें क्या बोला गया। The government adopted a progressive view to develop this sector. As a result, it announced the increase in investment limit for tiny units for 5 lakh to 25 lakh. अब यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर था उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा टिनी यूनिट्स के लिए 5 लाख टू 25 लाख। ऑल्सो द लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, लोकेशनल रेस्ट्रिक्शंस जो थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं तो उनको हटा दिया गया। संदेशरा ऑब्जर्व दैट दिस शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रीज टू स्मॉल बिजनेस पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखो भाई, गवर्नमेंट कोई भी चीज लेके आती है, कोई भी पॉलिसी लेके आती है तो उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं पहले, उसके बाद कोई चीज वहां पर लाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी चीजें लाई गई वो ये मान के लाई गई कि इससे और बेटर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना गया कि जो इसका शिफ्ट हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज का स्मॉल बिजनेस पॉलिसी में, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ऑल इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइज। और जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है तो उसको और बढ़ा दिया गया, क्यों, क्योंकि उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विसेज हो या बिजनेस एंटरप्राइजेस हो, ठीक है, तो वो सारे हमारे स्मॉल स्केल हो, टिनी यूनिट्स हो, वो सारे हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में आएंगे, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन वाज कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द अर्लियर पॉलिसी, ऑल द पार्टनर हैड इक्वल लायबिलिटी, दिस फाउंड टू डिस्करेज द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग कैपिटल। अब यहाँ क्या बोला कि एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन लाया गया कि जो कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि भाई आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है, अगर आपको लॉस होता है या आपके ऊपर क्रेडिट है, तो अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप उस चीज को नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आप उसको कहीं से भी पे करेंगे, खुद से पे करेंगे, अपना घर बेचें, अपना सामान बेचें, अपने पास से पे करें। तो इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। तो अर्लियर पॉलिसी में क्या बोला कि ऑल द पार्टनर हैड इक्वल लायबिलिटी, सबकी इक्वल लायबिलिटी होती थी। तो ये पाया गया कि यहाँ पर डिस्करेज होता था, लोग जो फ्रेंड्स फैमिली वो सारे मेंबर्स क्या करते थे, डिस्करेज करते थे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी कैपिटल उसमें लगानी होती थी उस कैपिटल को लेके, ठीक है, कि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं इसमें। तो मतलब यहाँ पर ये होता है लायबिलिटी को लेके कि आपका जितना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है आप उस हिसाब से पे करोगे, या आपका बिजनेस में चाहे लॉस हो रहा है आपको पे करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन SSI अट्रैक्टिव, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी टू ओनली वन पार्टनर। अब यहाँ पर क्या लाया गया
कि जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो सिर्फ एक पार्टनर की रहेगी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जितने भी पार्टनर होंगे उसमें से किसी एक की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अब जाहिर सी बात है भाई, जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिले होंगे। ऑल अदर पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी इक्वल टू देयर शेयर कैपिटल, और बाकी के जो सारे पार्टनर्स होंगे उनको लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी, बट उनके जितना भी उनका शेयर कैपिटल होगा उसके हिसाब से। जैसे मान लो अगर 4 पार्टनर है यहाँ पर, ठीक है, 4 पार्टनर है ABCD, एंड यहाँ पर बोला कि अगर मान लो चारों ने 1-1 लाख कैपिटल लगाई, ठीक है, 1-1 लाख कैपिटल यहाँ पर लगाई है बिजनेस में, तो अगर बोला कि A का जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, बाकी B, C, D का यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है, तो जितना उनका शेयर कैपिटल लगा होगा कि 1 लाख लगाई है, तीनों ने 1-1 लाख लगाई है, तो इट मीन्स कि इक्वल है। ठीक है, तो लायबिलिटी जो रहेगी वो उसके हिसाब से रहेगी, इक्वली रहेगी तीनों की। बट पहला वाला जो है A जो है उसकी अनलिमिटेड रहेगी कि भाई आपको पे करना ही है, चाहे बिजनेस में लॉस हो, प्रॉफिट हो, आपके बिजनेस में हो पैसा या ना हो। ठीक है, दिस वुड इनकरेज द SSI अट्रैक्ट कैपिटल। सो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें कैपिटल अट्रैक्ट होने लगी, उसको बढ़ावा देने लगी। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या माना गया कि इससे ये होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो कैपिटल लगाते हैं लोग, उसको इनकरेज करेगी ये पॉलिसी। ठीक है, कि एक पार्टनर की जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, बाकी सबकी लिमिटेड रहेगी। सो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई 1991 में। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। एंड देन आज की वीडियो में देखा हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बारे में कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, कॉजेस क्या है लो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के, एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई थी 1991 में वो क्या थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, एंड उसके रोल, कुछ प्रॉब्लम्स, और जो 1991 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई उसके बारे में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।